किसी ने कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, हाँ। 4 लाख रुपए हैं, इस हाँ। पॉडकास्ट को दिख रहा है, हाँ। अब मुझे इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो अभी राइट नाउ आपके हिसाब से क्या सलाह होगी उससे? सर DICGC का रेगुलेशन कहता है कि 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो जैसे मान लो अभी कुछ दिख रहा हो आपको और वो पूछे आपसे कि मेरे पास 3 लाख 4 लाख रुपए है, मुझे एफडी में इन्वेस्ट करना है। आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करिए, हमारा कस्टमर केयर नहीं, वाला मैं तो आपसे सीधे पूछ ले रहा हूँ अच्छा कि किसी ने कहा कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, हाँ। 4 लाख रुपए हैं, इस पॉडकास्ट को दिख रहा है, हाँ। अब मुझे इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो अभी राइट नाउ आपके हिसाब से क्या सलाह होगी उससे? कहाँ इन्वेस्ट करो? सबसे अच्छा कौन सा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे? तो अगर आपको एफडी में करना है तो सबसे पहले आप 3 लाख रुपए, हमारा जो भी टॉप बैंक है, आज हमारा टॉप बैंक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बॉम्बे बेस्ड बैंक है, उसमें आप 5 साल का एफडी करिए, 8.4% रिटर्न मिलेगा, ये बेस्ट है। अगर आप 30 लाख बोलते तो मैं बोलता कि 5 लाख इसमें डालिए, 5 लाख कहीं और डालिए, तो मैं डिवाइड करा था, 3 लाख ये तो इसमें डाल दीजिए। ओके। और इसमें ये जो पैसा मान लीजिए, क्योंकि हम आदमी इंडिया में पैसे को लेकर डरता बहुत है, हाँ। वो 4 पैसा लगा रहा है उससे पहले डरता है कि यार नुकसान ना जाए, फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। तो जैसे आपने इस बैंक का नाम लिया, अब ये 8 पॉइंट समथिंग दे रहा है, SBI मुझे 6 पॉइंट समथिंग दे रहा है, मुझे 2% का फायदा दिख रहा है, हाँ। बट SBI को मैं जानता हूँ, हाँ। कोई जाने वाला नहीं है। हाँ। इस बैंक को लेकर थोड़ा अनश्योर, हाँ। डाइसी सिचुएशन है हाँ। कि अच्छा रहा या बुरा रहा। तो इसमें जो ये पैसा जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हो 5 लाख तक रिटर्न आपको मिलेगा, गारंटी है, हाँ। कितने दिनों में मिलता होगा ये? सर DICGC का रेगुलेशन कहता है कि 3 महीने के अंदर आपको पैसा वापस मिल जाना चाहिए। तो बैंक ने अगर किसी दिन बोला कि हम नहीं, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, DICGC अब उनका काम शुरू करेगा, उससे 3 महीने के अंदर पैसा वापस आ जाता है। बट इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। हम जो बैंक्स के साथ काम करते हैं उसमें 2 तरह के बैंक्स हैं, एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ये दोनों स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में RBI इनको अलग लाइसेंस देता है। और इसके अलावा एक कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, जो बहुत सारे इंडिया में 100-150 है। ये जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, इसमें सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक कोई भी बैंक डूबा नहीं इंडिया में, बिकॉज इन पे RBI का ज़्यादा निगरानी रहती है। द क्लोजेस्ट जो आया था वो येस बैंक का जो किस्सा हम सब ने सुनाया, जिसमें SBI, ICICI सब आके उनको बचा लिए थे। तो एक अभी तक कुछ हुआ नहीं ऐसा, टचवुड, बट कुछ हो भी गए तो देयर इज DICGC स्टैंडिंग। ओके। कितनी देर में एफडी हो जाती है? सर आप 5 मिनट में आपका एफडी बुक कर सकते हो। इसमें भी 2 अलग अलग KYC करना पड़ता है। एक आपका आधार बेस्ड KYC होता है, अगर उससे एफडी बुक करें तो 5 मिनट में हो जाता है। कुछ क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप 1 साल से ज़्यादा का एफडी बुक कर रहे हो या एक बैंक में 2 एफडी बुक कर रहे हो, तो उसमें आपको एक वीडियो KYC करना पड़ता है, जिसमें एक बैंक का एजेंट आएगा, आपसे वीडियो में 2-3 सवाल पूछेगा और करवा देगा। कुल मिला के वीडियो KYC भी कर रहे तो 5-7 मिनट में आपका एफडी बुक हो जाएगा। अब इस देश में आपने कहा 24 करोड़ आदमी जो एफडी करते हैं, आदमी बैंक से क्यों एफडी ना करे, स्टेबल मनी से क्यों एफडी करे? बहुत सारे होशियार होंगे जो आपके यहाँ के चेक कर लेंगे, वहाँ जाके एफडी बैंक में कर देंगे। तो आपके यहाँ से एफडी क्यों करे? आदमी तो कर सकता है सर, डायरेक्टली बैंक जाके भी कर सकते हैं। 2 फ़ायदे, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कस्टमर सर्विस बेटर है, हमारा UI बेटर है, हमारा कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस है। दूसरा ये है कि हमने क्योंकि 10 बैंक के साथ इंटीग्रेट किया है, हमको पता है या हम श्योर है कि इंडिया को जो भी टॉप रेटेड एफडी है वो हमारे पास रहेगा, बिकॉज हमने ऐसा बैंक चूज़ करके इंटीग्रेट किया है। वो आदमी मान लीजिए 3 महीने में एक एफडी करता हो, डे 1 को उन्होंने देखा कि आज सूर्योदय बैंक हाईएस्ट दे रहा है, उसमें एफडी करेगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो यूनिटी बैंक हाईएस्ट दे रहे हैं, फिर उस बैंक के पास जाएगा। फिर 3 महीने बाद देखेगा अरे आज तो IDFC फर्स्ट बैंक दे रहे हैं, फिर वहाँ जाएगा। तो कुल मिला के 2 साल में उनके 10 अकाउंट हो जाएंगे, 10 चीज़ें मैनेज करेगा। उससे बेटर आप एक साथ एक जगह कर सकते हो, सीधा पैसा बैंक के पास ही जा रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी एफडी कितनी करनी चाहिए? सर आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो एफडी, हाईएस्ट तो आप करोड़ों का भी कर सकते हो। तो चलो मान लो मगर मेरे पास 1000 रुपये है, हाँ। तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं एफडी करने आऊं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊं? आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आएगा। बट यही इसी पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस जर्नी पे हो। आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी पे हो। आप देखिए आप अपने जर्नी पे कहाँ पर हो। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, तो आप एफडी में करिए। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 1000 रुपये ले जाके इक्विटी में डालिए। ओके। सबसे कम यंग एज वो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए?
आपके हिसाब से कौन सी राइट एज होती है जब आपको एफडी सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, घर वाले जो पैसे भेजे वो खर्च करने में आजकल ही लड़के निकल सब जाते। कमा रहे हैं, आजकल ऑनलाइन चीज़ें बहुत सारी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। आप बट 20 इसका कॉन्ट्रडिक्टी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो बचाता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जो खर्च करता रहता है उसको पैसे कमाने के साधन मिलते रहते हैं, क्योंकि सोचता है कि अब आगे कैसे खर्च करेंगे। ये एक माइंडसेट बहुत लोगों का देखा है मैंने। हाँ सर, ये ट्रू है विथ टॉप 1% पीपल। कुछ लोग होते हैं जो लकी है या जिनके पास वो क्षमता है ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, या खानदानी अमीर है, इन लोगों के लिए ये माइंडसेट ठीक है। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए यही ठीक है कि आप थोड़ा अभी सेव करना शुरू करें, बिकॉज अभी जो फेज़ में है ना, इंडिया में 70-80% जॉब तो डेस्क रिलेटेड जॉब्स है, और एआई का जो दौर आ रहा है तो उसमें हमको ये नहीं पता कि 20 साल बाद कैसे जॉब्स रहेंगे, कैसे जॉब्स नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप अगले 10, 15, 20 साल के लिए सेव करने का नहीं सोचते हो और सडनली आप उस सिचुएशन में हो कि यार कल तो नौकरी नहीं है, एआई ने खा लिया सारे जॉब, तो आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू बी सेफ टुडे, मेरे को लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट। आप लोग क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी देर विल बी एआई विच विल टेक ओवर, जो आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का, वो वही रहेंगे, क्योंकि दो ही साधन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या तो डेट में डालोगे या इक्विटी में डालोगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन 50-100 साल से सेम चीज़ चलता आ रहा है, वो जो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला चलता रहेगा। बट द वे यू इन्वेस्ट माइट चेंज। आज आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, शायद उस दिन आप बैठ के कंप्यूटर को बोल दोगे कि मेरे इस बैंक में पैसे पड़े हुए, आप जाके बेस्ट इन्वेस्ट कर देना, वो शायद कर दे। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक है जो इंडिया में, दो मिस्टेक्स दैट आई हैव सीन। एक फोमो इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। फोमो इन्वेस्टिंग ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, देखते हैं कि अब व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कमोडिटी, जहाँ पर सब लोग पैसा लगा रहे वही डाल देते हैं। जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का बूम आया बीच में, और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुँच गया तो सबने डाल दिया, 1 लाख से गिर कर 20,000 पे आ गया। अब बीच में इक्विटीज़ में स्मॉल केस का एक बड़ा बूम आया था कि वो 3 साल में 5 गुना हो गया, और सबने पैसा वहाँ डाला, वो गिर गया वहाँ से। अब बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। तो जब भी आप ये देखते हो कि पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म किया और मैं उसमें डालूंगा, तो बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट करते हैं, जो 3 साल में बहुत अच्छा किया वो अगले 3 साल में शायद अच्छा ना करे, तो आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट देख के करोगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। आप बेसिक प्रिंसिपल्स पे स्टिक करिए, एलोकेशन पे डालिए, बिलीव इन इंडिया स्टोरी, बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, वो चलता रहेगा। और दूसरा बिगेस्ट जो मैंने देखा है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की खासियत ये है कि वो आपको ये मौका देता है कि मैं आज 1,000 रुपये लगा के एक और 1,000 कमा सकता हूँ, मतलब एक दिन में 100% का रिटर्न देखने का वो पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग में, इसीलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो जो बेटिंग ऐप्स है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी में, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आप पैसा डबल करने का लालच अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि रिटेल कितना पैसा लूज़ करता है। अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले कुछ स्टैट्स देख रहा था। एक कंपनी है जेन स्ट्रीट कर, उन्होंने लास्ट 1 साल में 40,000 करोड़ कमाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जब ट्रेड करते हो तो वो टैक्स देते हो, वो कुछ 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास है। NSE की जो कमाई हुई वो 20,000 करोड़ है, BSE की जो कमाई वो 3,000 करोड़ है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुए जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो पूरा 1.5 लाख करोड़ है ये फंड कर रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स, और कुल मिलाकर ये कितने होंगे? अगर 1.5 लाख करोड़ लोग पैसेदार, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर ईयर लूज कर रहा है फॉर दीज पीपल टू मेक मनी। जेन ट्रेडर स्कैम क्या था ये? कैसे उन्होंने स्कैम किया था ये? हाँ, तो जेन स्ट्रीट करके एक हेज फंड है, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कहानी अभी चल रहा है। अभी सेबी ने एक ऑर्डर निकाला उन पे, उन्होंने 1 साल में 43,000 करोड़ कमाए इन इंडियन मार्केट्स, इन इंडियन ऑप्शन मार्केट्स। उन्होंने एक मार्केट मैनिपुलेशन का टेक्निक निकाला। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ।
इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में दो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. एक होता है इक्विटी मार्केट जिसमें रिलायंस का शेयर, HDFC का शेयर. दूसरा होता है डेरिवेटिव्स मार्केट जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं. डेरिवेटिव्स मार्केट की ये खासियत है कि इनका जो प्राइस है वो इक्विटी पे डिपेंड करता है. मतलब इनका खुद का इंडिपेंडेंट प्राइस नहीं होता. ये जो फाइनली सेटल होते हैं वो कैश के प्राइस पर सेटल होते हैं. तो इनका प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम equity market or cash market, therefore it is called derivatives market.